हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पिछली वीडियो में हमने डाइजेशन के बारे में जाना था। तो हमने उस टॉपिक में ये जाना था कि जो एसिमिलेटेड फूड रहता है वो हमारे बॉडी के पार्ट्स में जाता है ताकि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो सके। अब जो एसिमिलेटेड फूड रहता है वो 2 टाइप से यूज़ होता है। एसिमिलेटेड फूड एज़ अ फ्यूल के रूप में यूज़ होता है जो हमारी लाइफ को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइफ के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वहीं जो कुछ एसिमिलेटेड फूड होते हैं वो एज़ अ मटेरियल के टाइप में यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड रिपेयर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है ताकि वो ऑब्टेन कर सके एनर्जी को फूड में से। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बेसिकली होती है। जो ऑक्सीजन होता है जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ब्रेक करता है और उन्हें उसके साथ रिएक्शन करता है, उसे बर्न करता है, फिर वो मतलब कि स्लोली स्लोली एनर्जी को रिलीज करता है। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीजन होता है जब वो फूड के अंदर मतलब बॉडी के अंदर जब वो इंटर करेगा तो वो फूड के साथ रिएक्ट करेगा, उसे बर्न करेगा फूड को, फिर उसके बाद एनर्जी को रिलीज करता है। तो जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू सेल्स यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जैसे कि फूड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी के सेल्स में होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कॉमन होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो बाई प्रोडक्ट पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो रियल वेस्ट प्रोडक्ट रहता है रेस्पिरेशन के थ्रू जो निकलता है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन होगा हमारी बॉडी में तो वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा। जो वाटर प्रोड्यूस होता है एज अ बाई प्रोडक्ट वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है बल्कि वो बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एनर्जी से हमारी लाइफ के सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो ये हमारे ऑर्गेनिज्म को लाइव करने के लिए बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है। अब हम देखते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। इनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। जो ब्रीदिंग है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को अपने बॉडी में इंटर करवाता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बाई प्रोडक्ट में रिलीज करता है। वहीं जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर ब्रीदिंग भी होती है एज वेल एज उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उन सारे सेल्स के बीच में ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से एनर्जी का रिलीज होना ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे जो ब्रीदिंग होता है वो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ब्रीदिंग के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहीं जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के थ्रू तो वो तुरंत हमारी बॉडी के ऑर्गेनिज्म के थ्रू तो यूज़ तो नहीं होगी। तो जो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के थ्रू तो वो एक एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। सेल्स मतलब जो हमारी बॉडी की सेल्स रहती हैं वहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो स्टोर हो जाती हैं। वो एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती हैं वो यूज़ होती हैं जब ऑर्गेनिज्म को उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो उस टाइम पे यूज़ होने लगती है। पहले तो हम लोग मीनिंग जानते हैं कि जो एडीपी है और एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या जाना जाता है इनके बारे में। एडीपी होता है वो एक टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कहते हैं। जो एडीपी रहती है वो सेल्स में प्रेजेंट होती है। जो एडीपी रहती है उसके पास लो एनर्जी कंटेंट रहता है, वहीं जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है लेकिन इसके अंदर हाई एनर्जी कंटेंट होता है। वहीं जो थर्ड होता है वो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो एक टाइप का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप का प्रेजेंट होता है जो फास्फोरस और ऑक्सीजन से बना होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो भी सेल्स में ही प्रेजेंट रहता है। इसे पीआई सिंबल से
डिपिक्ट किया जाता है। जो पी होता है उसके मतलब फॉस्फेट होता है और आई का मीनिंग होता है इनऑर्गेनिक। जो एडीपी है उसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वहीं जो एटीपी होता है वहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वैसे तो जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के थ्रू वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है, लेकिन जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से होता है। तो पहले इसको बताते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तब जाके जो हमारा एनर्जी है वो स्टोर रहता है हमारी बॉडी में। इसकी इक्वेशन को लिखा जाता है एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी इज इक्वल टू एटीपी हाई एनर्जी। अब जो सेकंड पॉइंट है, जब सेल्स को एनर्जी की नीड होगी तो एटीपी के फॉर्म में तो एनर्जी स्टोर है, तो अब एटीपी का तो ब्रेक डाउन होगा ना। अगर एटीपी ब्रेक डाउन होगा तभी हमारी बॉडी में एनर्जी यूज की जाएगी हमारे बॉडी के पार्ट्स के थ्रू। तो उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, पहले जो एटीपी रहेगा उससे वो ब्रेक होगा तो एडीपी बनेगा प्लस फॉस्फेट बनेगा प्लस एनर्जी को वो रिलीज करेगा। अब देखो जो एडीपी होता है एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, वो एटीपी को कन्वर्ट कर सकता है, उस अपने एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है एब्जॉर्ब करके एनर्जी को, जो रिस्पिरेशन के ड्यूरिंग में मतलब कि मतलब प्रोड्यूस हुई रहती हैं। तो वो एडीपी से एटीपी का मॉलिक्यूल्स बना सकता है, और वहीं जो एटीपी होता है वो भी अपने आप को कन्वर्ट बैक करके उसे एडीपी मॉलिक्यूल्स में बना सकता है। तो और यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई होती है एनर्जी की। अब जो एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी में वो हमारी बॉडी सेल्स के थ्रू यूज होती है वेरियस पर्पज के लिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो गया, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मैनी अदर एक्टिविटीज जो रहती हैं वो फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के फंक्शन के लिए जो सारी एक्टिविटीज होती हैं उन सारी के लिए इस एनर्जी का यूज होता है। तो ये चीज पता हो गई ना कि कैसे एनर्जी मतलब कि और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एनर्जी हमारे बॉडी के थ्रू बॉडी पार्ट्स के थ्रू यूज होती है। तो अब हम रेस्पिरेशन के टाइप देखते हैं, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है। बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको आइए एक-एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन को यूज करता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसे एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो एरोबिक होता है उसका मीनिंग ही होता है एयर, तो एयर के कंटेनिंग में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज का फूड होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स उस मतलब कि वो रिलीज होते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू, ये सारा प्रोसेस होता है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोड्यूस होता है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर भी हो जाती है। तो ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकते, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उनका रेस्पिरेशन नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो उनके बॉडी में एनर्जी का सप्लाई ही नहीं होगा, एंड इसलिए उनकी लाइफ प्रोसेस वहीं पे खत्म होने लगती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के सेल्स में। सारा जो प्रोसेस होगा ब्रेकिंग डाउन का वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एंड वाटर एंड एनर्जी का मतलब कि फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। वहीं जो सेकंड टाइप है रेस्पिरेशन का वो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन की हेल्प से होता है उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अपना एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, तो वो अपना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा तो वो इथेनॉल बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी को रिलीज करता है। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काफी ज्यादा लेस एनर्जी रहती है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसकी इक्वेशन यहाँ पे सामने लिखी हुई है। अब वैसे तो जितने भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वहाँ पे जो वन मॉलिक्यूल्स होता है वो ग्लूकोज का सिर्फ और सिर्फ 2 एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस करता है। अब वैसे तो इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनके रेस्पिरेशन के थ्रू, तो इसलिए अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना होगा तभी भी ये सारे ऑर्गेनिज्म आराम से लाइव करेंगे हमारे इन्वायरमेंट में।